बहुत मुश्किल होता है ये फेज़। आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया, आप दिल्ली रहे हो, इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, फिर आप जॉब करने लग गए हो, तो हर महीने पैसा 1 लाख रुपए के आसपास में आ भी रहा है, और उसके बाद वापस से एस्पिरेंट बनना है। तो लगभग 5 यूपीएससी के मैंने मेंस लिखे थे। इस बार तो प्रीलिम्स में बहुत अनसर्टेनिटी है पंकज। तो इसको कैसे, मतलब बहुत सारे बच्चों का तो मतलब होप खत्म हो गई है कि यार ये पेपर पास भी किया जा सकता है। फिर मेरे साथ जो केस हुआ, जब भी पेपर टफ आया मेरा सिलेक्शन हुआ है। जब इजी आता है तो मेरा रुक जाता है। शुरुआत में मैंने फोकस नहीं किया था यूपीपीसीएस पे, क्योंकि जब एक बार यूपीएससी निकलने लगता है आपका, जैसे मैंने जो पहला सीरियस अटेम्प्ट किया प्री निकला, मेंस निकला, अगली बार मैंने इंटरव्यू दिया। बहुत बार ऐसा हुआ होगा जब आप इंटरव्यू दे देते हो तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, परिवार की भी बढ़ जाती है, आपकी भी बढ़ जाती है कि यार अब तो हो ही जाएगा, मतलब बस लिस्ट में नाम आ जाए, बाद में देखेंगे कि क्या है। ऐसा 3-4 बार हुआ लाइफ में, उसको ओवरकम कैसे करते हैं? पंकज, आपने जैसे मान लो 12-13 साल हमने इसको दी, तो आप मेरे बहुत क्लोज बच्चे हो, बट अगर मैं इस टाइम को कम करना चाहूँ, पंकज अगर इस टाइम को कम करना चाहें कि यार ये 12-13 साल की जगह 3-4 साल में अगर पेपर पास करना चाहें, क्या क्या चेंजेस करोगे आप? 2023 का जो पेपर था उसमें 857 पे शायद स्ट्रीम मिला था, और इस बार 858 पे एसीसी मिला, 25 नंबर और बढ़ गए कट ऑफ के। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से आया एक बच्चा जिसने यूपीएससी को बहुत सारे साल दिए, उसके बाद यूपी के एग्ज़ाम दिया और इस बार रैंक 22 लेके आए हैं मेरे साथ पंकज। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं पंकज। मैं 2011 में अपना पहला प्री दिया था, जो कि अनफॉर्चुनेटली सेलेक्ट नहीं हो पाया था। एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन के साथ ही वो अटेम्प्ट दिया था। फिर 2012 में मेरा पहला फुल फ्लेज या सीरियस अटेम्प्ट था, तो मैंने इसमें मेंस लिखा था। अच्छा, उस टाइम पे 2 ऑप्शन होते थे, तो मेरा ज्योग्राफी प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। फिर 2013 में, और वो तो शायद अगला दिन भी होता था। हाँ ना, वो एक 2 दिन का ही गैप होता था। उसमें थोड़ा सा मेरे साथ गड़बड़ी हो गई। अच्छा, सजेशन एक सर थे हमारे अभी गुजरात कैडर में, अमित सर, उन्होंने ने मुझे सजेशन ये दिया था कि पंकज तुम जो है ज्योग्राफी के साथ कोई और ले लो, फिलॉसफी ले लो तुम, तो उसमें गैप मिलेगा तुमको, यू विल बी एबल टू रिवाइज इट। तो अब मेरे मतलब ज्योग्राफी मैंने ले रखा था, पर मुझे चूज करना था। तो उन्होंने ये भी कहा था फिलॉसफी छोटा है तो इंजीनियरिंग के वो लॉजिकल होती है, तुम्हें समझ भी आएगा। हाँ, और थोड़ा सा ना कुछ लोग डरा कर रखते थे फिलॉसफी और जो है वैकी बातें करने दार्शनिक हो जाओगी। तो मुझे लगता था कि हाँ बैड मैं कर लूँगा, प्रशासन में थोड़ा काम भी आएगा, 2 चीज़ें थी। तो अब ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, किसी ने बताया भी नहीं था। उन्होंने हल्का सा हिंट दिया था कि बैक टू बैक पेपर होगा, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो एक तरह से वो गाइडेंस का थोड़ा सा इशू था। अगर कोई होता बैकग्राउंड में जो बता सकता था कि मेन मुद्दे बता देता कि एग्जाम लिखने में क्या चुनौती क्या होता है कि छोटा सिलेबस है, 7 दिन बहुत होते हैं, 1 वीक का अंतर होता था। आप 2 बार रिवाइज कर सकते हो दर्शन शास्त्र उतने दिन में। मैं मेंस लिखा पर नहीं हुआ, 13 में से लिखा तो इंटरव्यू कॉल नहीं। और फिर अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी मुझे लगता है 20-22 नंबर से क्लियर मिल सकता था। तो मैंने जो है 15 पे मेंस लिखा, 16 पे मेंस लिखा और 17 पे मेंस लिखा। तो लगभग 5 यूपीएससी के मैंने मेंस लिखे थे। 16 में मैंने फिर से जो इंटरव्यू दिया था, और उसमें अनफॉर्चुनेटली सक्सेना जी का बोर्ड था, तो वो ही वॉज इन फेमस की नंबर कम ही देते थे, पर मेरे बहुत ही कम आए थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान कर दिया उनका नंबर। अदरवाइज मार्क्स मेरे मेंस में बढ़िया आए थे। ऐसे में लगभग 156 नंबर आया था, तो मुझे काफ़ी लग रहा था कि वन ऑफ द हाईएस्ट ही रहा हुआ आसपास। हाँ, एक शूट वैसे भी ऑप्शन में, मतलब अगर मेंस की बात करें, 9 पेपर होते हैं, उसमें से अगर 2-4 में भी ऊपर आ जाते हैं तो काफ़ी पुश मिल जाता है उसका। जी लेवल तो उस टाइम पे 317, 18, 120 बढ़िया नंबर माने जाते थे, तो 317 नंबर मिलते साइंस GS3 में। पर उस टाइम पे 16 में मतलब इतना हाई नंबर जाते नहीं थे मेंस में। अभी जैसे 450 जा रहे हैं 5, उस वो टच नहीं होता था उसमें। किसी की 400 आ जाए तो बहुत एक्सेप्शनल नंबर माना जाता था मेंस में। GS2 में तो ज़्यादातर लोगों के उस समय ऐसे आते थे 52, 55, 80, 100 ही नहीं पास होता था। तो अब वो मुझे लगता है 127 नंबर मिला था मुझे इंटरव्यू में। अच्छा, एकदम मतलब मेरे पास बॉटम काफ़ी पे, मतलब वो फिर इतने नंबर हैं जो सिलेक्शन रोक। हाँ, सिलेक्शन मतलब उसकी वजह से ये सिलेक्शन रुक गया एक तरह से। अच्छा, तो 2017 का ये अटेम्प्ट था, 16 का अटेम्प्ट। 17 में इंटरव्यू होता है, उसमें ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे इंटरव्यूज में। अब वो बोर्ड का नज़रिया क्या है, मैच होता है नहीं होता है। पहला क्वेश्चन जो था वो था कि मतलब जैसे
परेड होती है प्रेसिडेंट उस पे 26 जनवरी पे, तो उन्होंने तो कहा कि मतलब 1-2% GDP का यूज़ हो जाता है इसमें, आपको क्या लगता है रिलेवेंट है ये, इसको बंद कर देना चाहिए कि नहीं? एंड शब्द स्टार्टिंग यहाँ से था। फिर वो मैंने कहा सर जरूरी है, इससे नेशनलिज्म बढ़ता है। फिर क्वेश्चन किया नेशनलिज्म क्या होता है, फिर वो उसी में चलता रहा। फिर उस समय फ्रीनीस का भी शब्द आता इधर तमिलनाडु में जयललिता जी उस समय, अच्छा वो मिक्सी और सब चीज़ें चल डिस्ट्रीब्यूट हुए। फिर अगला क्वेश्चन मतलब अगला टॉपिक जो शिफ्ट हुआ उसमें कि व्हाट डू यू थिंक फ्रीनीस को बंद करना चाहिए कि नहीं, तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन थे मैक्सिमम। फिर वो एक माहौल सा वैसा बन जाता है एक्चुअली, चांस नहीं हुआ था बहुत ज़्यादा उसमें, क्योंकि ऑलरेडी मैं दे चुका था एक बार। पहली बार में थोड़ा नर्वस था, सेकंड टाइम में चिल था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब लेकिन मुझे क्या नर्वस किया भगवान जाने, फिर मैं मूव कर रहा था 160-70 के राउंड, तो मैं आ ही जाएगा, मुझे लग रहा वो एवरेज आ ही जाता। और जब आंसर देखा मतलब रिजल्ट आया तो मैं शॉक हुआ। फिर जब फाइनल की वो देखी मार्कशीट तो पूरा बन गया था, बस ये नहीं फेल करा दिया। बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, जैसे मैं अगर इस बार का प्रीलिम्स ही लेके जाऊँ, इस बार तो पहले क्या होता था कि मेंस में कुछ अनसर्टेनिटी आती थी, फिर इंटरव्यू में आती थी। इस बार तो प्रीलिम्स में बहुत अनसर्टेनिटी है पंकज। तो इसको कैसे, मतलब बहुत सारे बच्चों का तो मतलब होप खत्म हो गई है कि यार ये पेपर पास भी किया जा सकता है। कोई सोचेगा 1.5 साल से तैयारी करेंगे, बट वो 1.5 साल की तैयारी से भी कुछ नहीं होने वाला है। अब तो आपने सारी जर्नी देखी है, मतलब अब आप UPSC देख चुके हो, इंटरव्यूज़ देख चुके हो, UPSC UP PCS देख चुके हो, सेलेक्ट हो गए हो, और जो सबसे बढ़िया पोस्ट किसी भी बच्चे को PCS में मिल सकती है वो मिल गई है। तो अब आप हाइंडसाइड में अगर देखते हो, अगर देखो कि हाँ 10-15 सालों में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बिकॉज पैरेलली आपने इसके और भी बहुत सारे काम किए, तो कैसे देखते हो इस प्रीलिम्स वाले एग्जाम को, और कैसे एक बच्चे को अटेम्प्ट करना चाहिए 2027 के लिए? मुझे ये लगता है मेरे साथ जो केस हुआ, जब भी पेपर टफ आया मेरा सिलेक्शन हुआ है। जब इजी आता है तो मेरा रुक जाता है। हाँ, ये मेरे साथ हुआ है, कई बार हुआ है। जैसे सीसैट को आप थोड़ा साइड में रख दीजिए, अगर सीसैट फैक्टर ना हो मेरे सिलेक्शन में, हाँ तो चाहिए UP PCS का हो, चाहिए UPSC का, तब पेपर टफ आता है तो मेरा सिलेक्शन होता है। इसका मतलब एक जो मतलब समझना चाहिए स्टूडेंट को कि पेपर आपके लिए टफ नहीं आ रहा है, सबके लिए टफ है। अगर पेपर में वाहियात टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनका कोई सर पैर नहीं है, तो सभी के लिए है। आप छोड़ोगे, अब ये चीज़ इंसान को सीखनी चाहिए, हमें छोड़ना कहाँ है, सही बात है, हमें अटेम्प्ट कहाँ करना है। अगर क्वेश्चन आपके लिए नहीं बनाया गया है, वो बनाया गया है इसीलिए कि आप उसमें ट्रैप को गलत करो, निगेटिव ले जाओ। तो इससे मतलब एस्पायरेंट को ये चीज़ सीख लीजिए कि हाँ ये मेरे लिए बना नहीं क्वेश्चन। अगर इस बार के क्वेश्चन दे देंगे, अगर कोई 35 क्वेश्चन सही से कर लिया होगा, 40 क्वेश्चन नेट, उसका सिलेक्शन हो जाए। तो क्या 100 क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 40 क्वेश्चन अटेम्प्टेबल मिलेंगे, बट वो छोड़ा नहीं जाता, वो भावनात्मक हो जाता है बच्चा। उसको लगता है इसके तो एक स्टेटमेंट तो सुना सुना सा लग रहा है, वो छोड़ने की आदत कैसे डाले? उसमें छोड़ने के लिए सबसे पहले बात आप ये देखो, जैसे मान लो कि 50, जैसे मान ली 4 ऑप्शन आए हैं, प्लेन क्वेश्चन में ऊपर स्टेटमेंट नहीं है, अपने पास 4 ऑप्शन है प्लेन एंड सिंपल, जैसे UP PCS टाइप क्वेश्चन में। अब मेरे को पता है कि हाँ भाई 3 है जो कि गलत है, एक 100% सही है, अब वो तो हमें 100% अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आता है कि आपके पास 4 ऑप्शन में 2 एलिमिनेट कर दिया आपने, अब 2 बच रहे हैं, तो मैं आपको है डाउट, तो वहाँ पे इंटेलिजेंट गैस आप ले सकते हैं। मतलब आपको ये फील आती है कि ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है, एक तो ये हो गया। अगर कुछ भी नहीं पता है तो छोड़ देने का, नहीं टेस्ट करने का उसको, सिंपल सी बात। अगर अपने आप को 50% प्रोबेबिलिटी दिख रही है तो आप जाओ, लेकिन उसमें भी अगर बहुत डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है हाँ, तो आप वो भी स्किप कर सकते हो। अब आप भी जैसे स्टेटमेंट वाले पे, स्टेटमेंट में जैसे मान लीजिए इस बार पे UPSC का पहला क्वेश्चन था जो मैंने देखा था पेपर, इसमें नदी सूक्त वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, और वो ब्रूस फुट वाला क्वेश्चन था नहीं। अब उसमें 3 स्टेटमेंट है। अब जो ब्रूस फुट का स्टेटमेंट है वो मैंने पढ़ा है, जैसे UP PCS में क्वेश्चन वो आया हुआ है, किसमें आया पहले वो हिस्ट्री जो आती पुरानी वाली प्रागैतिहासिक काल वाला जो आता है, तो उसमें एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन्होंने कोई एक्स या कुछ डिस्कवर किया था। अच्छा, वहाँ से, लेकिन उससे वो इन्फॉर्मेशन निकलती नहीं जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों नदियों के बीच में संबंध, कि वो सिंधु नदी उसमें जाकर मर्ज हो रही है, यमुना में नहीं हो रही है। तो तीनों क्वेश्चन जो है मेरे नज़र में इनकॉन्क्लूसिव है कि मैं वो प्रूव कर सकूँ स्टेटमेंट। तो अगर मुझे थोड़ा थोड़ा आ रहा है पर मैं नहीं हो पा रहा हूँ श्योर, तो मुझे छोड़ देना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है, 1-2 मैंने पढ़े हैं पर सुने निकल ही नहीं रहा। हाँ मतलब हाँ कह सकते इसमें नहीं है, या मैंने कहीं भी पढ़ा भी है तो, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो अपने को छोड़ना है वो।
बट वो आजकल थोड़ा एक और प्रॉब्लम है प्रीलिम्स के बारे में, मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा इसके रिगार्डिंग लास्ट में। अब आ गए आप BCS की जर्नी में, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कितना इसमें अटैम्प्ट दिए थे आपने? तो शुरुआत में मैंने फोकस नहीं किया था UPSS पे, क्योंकि जब एक बार UPSC निकलने लगता है आपका, जैसे मैं जो पहला सीरियस अटेम्प्ट दिया प्री निकला, मेंस निकला, अगली बार मैंने इंटरव्यू दिया। 14 में क्या हुआ कि प्री नहीं निकला था और इसमें गैप था, तो मैंने फिर उधर UPSC की तैयारी की थी। तो मैंने 15 वाला फिर मैंने मेंस लिखा था, इंटरव्यू में दिया था, वहाँ पे 1 नंबर से मेरा कट ऑफ होता था। इंटरव्यू में थोड़ा सा दिक्कत ये हुई कि मेरा जो होता है ना टेम्परामेंट UPSC वाला इंटरव्यू का था, कम लग रहा था उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे नेचर ऑफ क्वेश्चंस तो फिर डिफरेंट बदल जाते हैं, सही। और मैं पढ़ता था हिंदुस्तान हिंदू क्वेश्चंस, वहाँ से वो जो है ना जनता दिल्ली जागरण हिंदुस्तान वाले आ रहे थे UP के। हाँ, तो इंटरव्यू में थोड़ा सा हो गया गड़बड़। और एक चीज़ ये हो गई गड़बड़ कि जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल था मेरा वहाँ पे भी, तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ती जा रहा था, वो पूरा एकदम फैक्चुअल शुरू कर दिए। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कौन कौन से होते हैं, हाँ, वो नहीं थे उस समय पे। तो वैसे भी मेंस में चेक करके खत्म हो चुका है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ क्वेश्चन एकदम पूरी करंट अफेयर्स की, किसी को अवार्ड मिला था, कुछ पूछे कि उसमें नेताजी का बर्थडे कब पड़ता है या कुछ ऐसा नहीं। मतलब मेरा डेट जो है उसी दिन था जिस दिन बर्थडे था उनका। बाई चांस मैं UP का पेपर पढ़ा नहीं था, मुझे आइडिया ही नहीं थी। अच्छा, वो भी एक क्वेश्चन था कि आज ही के दिन नेताजी का बर्थडे है, आप तो कौन से नेताजी हैं, कुछ वैसे थे। तो नंबर ठीक है, 200 का था, तो 121 नंबर मिला इंटरव्यू मुझे, पर वो 20 तक जा सकते थे, मतलब थोड़ा बेटर। तो उसके बाद 2015 में इंटरव्यू दिया, उसके बाद UP का नेक्स्ट अटेम्प्ट भी चला। फिर UP का मैं 19 में से अटेम्प्ट दिया था, जब उधर ड्रॉप किया था मैंने। बीच में सर JMU चला गया था मैं, दोनों उधर से तैयारी कर रहे थे, तो बीच में PCS का अटेम्प्ट नहीं हुआ था मैंने। अब तो फाइनली जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो अपनी गलतियां और बीच कितना गैप था वो सब देख पाते हैं। मुझे ये समझाओ, जैसे आपने बहुत बार ऐसा हुआ होगा जब आप इंटरव्यू दे देते हो तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, परिवार की भी बढ़ जाती है, आपकी भी बढ़ जाती है कि यार अब तो हो ही जाएगा, मतलब बस लिस्ट में नाम आ जाए, बाद में देखेंगे कि क्या है। ऐसा 3-4 बार हुआ लाइफ में, तो उसको ओवरकम कैसे करते थे? पहली बार तब थोड़ा सा शॉक लग रहा था, डर हुआ। उसके बाद ऐसे होता ना, आप उसमें आ जाते हैं ना कि हाँ ठीक है एग्ज़ाम ही तो है। और थोड़ा सा ये भी होता है ना, अगर आपको थोड़ा सा घर से सपोर्ट है तो वो टैकल करना थोड़ा इजी हो जाता है। अब जैसे कोई गर्ल स्टूडेंट है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। फाइनेंशियली अगर कैपेबिलिटी बहुत कम है या घर वाले प्रेशर बना रहे हैं कि तो और लास्ट है, वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बाद जैसे आप पैसा कमाने लग जाते हो तो पर एग्जाम भी दे रहे हो पैरेलली, ऐसा फंस नहीं जाता है कि एक बार पैसे का नशा होने लगता है? मैं समझ पा रहा हूँ। नशा तो नहीं दे पैसे, मतलब ये रहता है हाँ, जैसे आप यहाँ दिल्ली में रह रहे हो, अब 20,000 का फ्लैट है और उसके बाद आप ये चाहते हो हाँ पैसा आ रहा है, तो आप चाहते कुछ वॉशिंग मशीन आ जाए, हाँ वो आ जाए, मेरे ट्रेडमिल ले दी थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए, हाँ थोड़ा बॉडी भी ठीक रहे। तो उस चक्कर में ये हो रहा था हाँ जो था कि आज आप में पहले तैयारी करें, मतलब घर पे कुछ खास प्रेशर नहीं डाल रहे थे, अपना खुद ही मैनेज कर रहे थे। बीच में थोड़ा थोड़ा भेज भी रहते घर भी। फिर यहाँ दिल्ली से वापस घर कब गए? वो सब शादी वादी मेरी हुई थी, मतलब नवंबर 2023 में। हाँ, तो उसके बाद फिर बीच में सब उधर से काम कर रहा था, जहाँ साढ़े 5 गया मैं तो गाँव ही चला गया था। फिर इनका वर्क फ्रॉम होम था, अच्छा जो कोरोना में इस काम कर रहा था, मैं घर से बैठ जा रहा था। मम्मी तबीयत काम चलती थी, डायबिटिक पेशेंट, बाईपास हुआ था, तो बीच में मैंने कहा वहाँ से रहते हैं थोड़ा सा केयर टेकिंग भी हो जाएगी, काम भी हो जाएगा। लगभग सर 2023 की बिगनिंग से ही स्टार्ट से मैं गाँव में ही था। अच्छा, तो फिर शादी वादी फिर ये चलो एक बार और छोड़ छाड़ के सब वापस से एक बार मेहनत कीजिए। अपन बोले जाओ हम तुमको देंगे जो तुम्हें चाहिए वो पैसे हैं, छोटा भाई है वो कहा जाओ कर लो तैयारी। ये जो पारिवारिक सपोर्ट बहुत मैटर करता है। सही है, वो भाई है पहले तो था दिक्कत, अभी है भाई है, पापा भी हैं, ठीक पापा तो फिलहाल DRS ले रहे हैं, पर वो उसमें पीछे नहीं हटते, कहते कि तुम जाओ, तुम 1-2 साल जाओ तैयारी करो। 10 चला है मैं भाई तेरा रहता था गाजियाबाद में। अच्छा, छोटा सा रूम फ्लैट, हाँ जो फैशन डिज़ाइनर है यहाँ दिल्ली में, तो दिन भर रूम से रहता नहीं तो कहीं चले आओ पढ़ो अपना आराम से। 2-3 महीने रहा, कहीं वहाँ तो कुछ है ही नहीं, कंपटीशन का माहौल
बहुत मुश्किल होता है फेज। आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया, आप दिल्ली रहे हो, इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, फिर आप जॉब करने लग गए हो, तो हर महीने पैसा 1-1 लाख रुपए के आसपास में आ भी रहा है, और उसके बाद वापस से एस्पिरेंट बनना है, मतलब खाना बनाना है, फिर घर से पैसा मंगाना है, पढ़ाई करने जाना है। वो कठिन होता है क्योंकि एक बार आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, पैसे के लिए आपको बोलना नहीं किसी पे। तो फिर लखनऊ में आप पढ़ाई करनी शुरू की, वहाँ से भी प्री वगैरह पास किया। प्री में तो वैसे भी पकड़ आपकी बहुत अच्छी है, इतने मेंस और इंटरव्यू दिए हैं तो उस फेज के लिए। फिर यूपीपीसीएस के मेंस के टाइम पे आप मेरे पास में आए थे, हम तब अपन ने क्यों दिया था, तो वो तो मतलब फिर मेरा क्वेश्चन वही रहेगा, क्योंकि मैं खुद के लिए ही क्वेश्चनेबल था मेरे लिए कि नया एग्ज़ाम है, पैटर्न हर एग्ज़ाम का अलग होता है। यूपीपीसीएस में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, पढ़ाएंगे, पता नहीं डिलीवर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट आप सारे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने शायद बहुत सालों से देखा होगा मुझे, तो आपको पता कैसे चला था कि यूपीपीसीएस में भी क्यूपी है, कोई उनके यादव है जिसको यहाँ पढ़ना है। जब आप दिल्ली में रहते होंगे तो हो सकता है आपने सुना हो, बट वो यूपीएससी के डोमेन में सुना होगा शायद। यूपीपीसीएस यहाँ पे जैसे जब मैं लेटर फेज में था 21-22-23 में, तो उस समय तो मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा था। हाँ, तो ये भी रहता है ना, फिर आप सर्च नहीं करते, जब आप स्टूडेंट रहते हो तो आप सर्च करते हो। और मेनली मैं जीएस मतलब मैं कंटेंट टीम का हेड था यहाँ पे गार्डन में। अच्छा, जीएस की बुकलेट्स लोग मतलब लॉन्च करना चाहते थे जीएस का कोर्स। हाँ, तो मैं हायर हुआ था एज अ हेड कंटेंट बुकलेट बनाने के लिए। अच्छा, तक में 6-7 लोग थे जो कंटेंट टीम थी। हाँ, तो एलोकेशंस वर्क था, फिर आता था वेटिंग करना उसका, तो उसको चेक करना कॉपीराइट कहाँ जब उठाए सोर्सेज, ये सब काम मैं देख रहा था। लेकिन अब जैसे एज अ टीचर आपका नाम मैं जानता था 2013 जमा से। अच्छी लगता है सर, आप वो शुरू में स्कीम्स वाला पढ़ाते थे तो वन बोर्ड पे आप वो भी करंट अफेयर्स करते थे, तो मुझे पता था आपका नाम पता था, लेकिन ये नहीं था तमाम मेंस या करंट अफेयर्स वाली आई सब की वो भी आती थी जिसमें स्कीम्स का कंपाइलेशन होता था, वही मैंने पढ़ता था प्री के पहले। तो मुझे ये पता था द आई सब है, इनके यादव सर हैं, पर इसके बारे में नहीं था कहाँ यूपीपीसीएस का क्यूपी बैच जैसा कुछ चलता है। तो वो तो जब प्री निकल गया, जब मुझे लग रहा था, जब मैंने एग्ज़ाम दिया उसके साथ 24-25 दिसंबर में आसपास से प्रीलिम्स था, दिसंबर 23-24 को था बेटा, शायद वो पोस्टपोन हो गया था और फिर शायद दिसंबर में था, अब पता नहीं फिर रिजल्ट तो बहुत बाद में और जब प्री का जब मैंने पेपर दे के आया, फिर प्रोविजनल की आई, मैंने मिलाया तो मेरा 89 क्वेश्चंस के राउंड करेक्ट आ रहा था। और पेपर पेपर टफ था, इससे ऊपर तो नहीं जाना है, तो मुझे उम्मीद थी हाँ हो जाएगा। और फिर मैंने सर्च करना शुरू किया वीएस और टेस्ट सीरीज। हाँ, तो फिर इसका दृष्टि का देखा, वैसे बेसिक मतलब नाम लेना ठीक नहीं, पर वो आंसर राइटिंग ही था। मुझे क्या चाहिए था, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए था कि इंट्रो कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखना है, ये सब चीज़ें। ये वो पुराना का आंसर राइटिंग तो कर दिया था टेस्ट सीरीज, बहुत सारे लोगों ने किया था, उसका कोई बेनिफिट होता नहीं एक्चुअल में। जहाँ मेरी रीडिंग है कि आप आंसर लिखते हो, कोई 2 बार मीन्स लिखने वाला भी कॉपी चेक करता है, वो जनरल फीडबैक के दे देता है, उसमें आपको पता नहीं चलता है जो आप गलतियाँ पिछली साल कर रहे थे वही गलतियाँ सेम। हाँ, बट बच्चे को ऐसा समझ में आना मुश्किल है, उसको लगता है कि वो तो अभी भी लोगों के पास है ट्रैप। जैसे अभी मेरे पास 3-4 बच्चों की कॉल आए, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए हैं, तो बोलते हैं सर इससे बेनिफिट होगा कि नहीं। ये सब देखो, बेनिफिट तो तभी होगा जब आप कोई बताए कि इंट्रोडक्शन पे टाइप्स कितने होते हैं, कैसे लिख सकते हो आप, डेफिनेशन बेस्ड, डेटा बेस्ड, करंट बेस्ड। जब तक वो नहीं सीखोगे तब तक तुमको जो होता है वही तुम एक बार रिपीट करते रहोगे, और जो आपको पीछे कर रहा है वो जनरल फीडबैक दे देगा। इंट्रोडक्शन इज नाइस, इंट्रोडक्शन इज नाइस, इंट्रोडक्शन वो कैसे आपको बताए कि उतने में कि इस इंट्रोडक्शन की जगह आप ये इंट्रोडक्शन दूसरे वाला उसके पास इतना टाइम कहाँ है, तो आपको 3-4 लाइन लिख के बताए वो बेटा ये इंट्रोडक्शन तुम्हारा गलत है, ऐसे लिखो तो बढ़िया हो जाएगा। या तो ये 1-to-1 इंट्रैक्शन वो कॉन्सेप्ट है, जैसे जूम पे करता था मैं 1-2 बच्चों का किया था। अभी एक बच्ची है सोनी तक की, वो कह रही सर आप तो सेलेक्ट हो गया, करो जैसे मैंने देखो मुझे टाइम दो थोड़ा, देखते हैं अगर कार पानी करेंगे नहीं तो आपका पैसा हम रिफंड कर देंगे। आपके साथ जितना वो है उसको बता नंबरी करके सब बता दिया, सब उसको वो एकदम बढ़िया लिखने लगी है। अब लेकिन जो सिलेबस कंप्लीट नहीं है उसका अब तो नहीं करवा सकते। मेथोडोलॉजी शी नोज इट कि कैसे लिखना है, और वो कंटेंट वाला काम बाकी है कि सही है ऐसे सब ओवर देते हैं सर। हाँ सर के पास जाओ, हम वही ऐसी एक्सेस दे देंगे, आप मुझे बता देंगे। ठीक से। तो ये बताओ पंकज, आपने जैसे मान लो 12-13 साल हमने इसको दिए, तो आप मेरे बहुत क्लोज बच्चे हो,
बट अगर मैं इस टाइम को कम करना चाहूँ, पंकज अगर इस टाइम को कम करना चाहें कि यार ये 12-13 साल की जगह 3-4 साल में अगर पेपर पास करना चाहें, क्या क्या चेंजेस करोगे आप? यार मतलब जो एक नया बच्चा, जो कॉलेज में बैठा बच्चा, जैसे आपने फाइनल ईयर में प्रिपरेशन शुरू कर तो दी थी, बट उसका रिजल्ट आने में 10-12 साल लगे अपने को, तो वैसे ही अगर दूसरा पंकज हो जिसको कॉलेज के फाइनल ईयर से या सेकेंड ईयर से तैयारी शुरू करनी है, क्या चेंजेस करे वो ताकि उसको यूपीएससी में क्या कर सकता है, यूपीपीसीएस में क्या कर सकता है? देखिए तो 2 ही हर्डल्स हैं। एक तो कुछ लोगों का जो प्री नहीं निकलता है, तो 3-4-5 अटेम्प्ट देते हैं, प्री नहीं निकला। मतलब मेरे पर्सनली मैं देखा हूँ ऐसे लोगों को जो 4-5 प्री देने के बाद लौट जाए वापस, नहीं निकाल पाए। तो वो पहला हर्डल है। दूसरा हर्डल है कि आप मेंस लिखा मेरी तरह प्री तो निकाल ले रहे हो, पर मेंस लिखने के ऊपर आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं लोग हैं। मेरा दोस्त था फ्रेंड अजमेर का, जोग्राफी का ऑप्शनल था, उसका 5 मेंस बैक टू बैक, नो कॉल और इंटरव्यू। हाँ, वो टेस्ट सीरीज का ही जंगल है वो, जैसे एंड वो भी नहीं कि मतलब 1-2 जगह उसने फॉर आउट, मतलब वो था कि क्रैश कोर्स कोशिश नहीं है अपडेट करने ऑप्शनल में, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। प्रॉब्लम कि कॉल इंटरव्यू से नहीं आ रही। अब इन सब में जो मेंस वाला हर्डल है, ये तो है आंसर राइटिंग वाला गेम ही, कि आपका जो मेथोडोलॉजी है लिखने की, उसमें कहीं प्रॉब्लम है, नंबर नहीं उठ रहा है। जैसे मेरे साथ होता था कि मेरे इंटरव्यू कॉल आ जाते हैं, हम उस बॉर्डर एरिया में पहुंच रहे हैं जहाँ पे कॉल तो आ रही है बट कुछ नंबर कम पड़ जा रहे हैं, तो इंटरव्यू क्लैप करने के बाद भी कट ऑफ नहीं क्लियर होता है। एक हर्डल होता है जहाँ बहुत नीचे कॉल ही नहीं आ रही है। ओवरऑल गेम पूरा रिसर्च राइटिंग क्या है, तो शॉर्ट करने का तरीका यही है। प्री के लिए तो आप प्री ही ना फॉर्म घुसो पहले, उसके बाद मेंस में आंसर राइटिंग का कोई भी ऐसा प्रोग्राम, ये मेरे से जब मुझसे अभी भी कोई भी पूछता तो मैं बताता हूँ नहीं, सिर्फ टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करो, कोई ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन करो जहाँ आपको सिखाया जाए कि आंसर लिखना कैसे है। तो तीनों कंपोनेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी, तीनों में जो बताए टीचर कि हाँ ये चीज़ें हैं, इसको ऐसे करनी पड़ेगी आपको। इसमें भी मेरा एक अप्रीहेंशन है कि जब एक नया बच्चा है ना कॉलेज में, जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर है, उसने शॉर्ट्स में देख तो लिया है एसडीएम की गाड़ी रुकती है तो ऐसे 2 पुलिस वाले आते हैं और खोलते हैं, बट वो ना उस यूट्यूब की झाल में फंस जाता है। उसको लगता है एक फाउंडेशन का कोर्स होगा, उसमें एडमिशन ले लिया और सिलेक्शन हो जाएगा, और वो खुद की मेहनत कर देता है 0। वो जाता है और टीचर ज़्यादातर वही बताते हैं जो बच्चा सुनना चाहता है, तो वो उसको आराम से 2 साल तक खींचते रहते हैं, और 2 साल खत्म होने के बाद में टीचर अपना मूव ऑन करके कहीं दूसरे बैच पे चला जाता है और बच्चा 2 साल बाद बर्बाद करके बैठ जाता है। तो जब मैं फाउंडेशन ज्वाइन कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं कोई स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, ऐसा क्या 2-3 चीज़ें मेरे को देखनी चाहिए कि यार ये फाउंडेशन अच्छा है? बहुत सारे फाउंडेशन ऐसे होंगे जो जनरली मेहनत करते हैं, हो सकता है यूपी के किसी छोटे से जिले से हों, जो मेहनत कर रहे हों अपने लेवल पे, रिजल्ट भले ही वो एक आध ही दे पा रहे हों, और कुछ बहुत ऐसे होंगे जो 5000 बच्चों को पढ़ा रहे होंगे लेकिन सिर्फ यूट्यूब की दुनिया पे बैठे। वो डिफरेंशिएट कैसे करेगा एक बच्चा? अब इसका तो सिर्फ मैं मतलब आप विजिट करो, पहली बात तो अगर यूट्यूब पे ये देगी है तो फिर सेंटर तो उसको कहाँ से विजिट कर पाएंगे, फिर उनकी जो भी हों उनसे बात करें। मतलब मुझे लगता है कि कोई भी जो फाउंडेशन का प्रोग्राम हो, कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए इसमें। जैसे मान लीजिए कि PYQ का एनालिसिस, तो आप पेपर आप पढ़ते चले जा रहे हो कंटेंट, और आपको पता ही नहीं कि पूछना क्या चाह रहा है एग्जाम, पूछता कैसा, मेंस की एनालिसिस, यू क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। क्योंकि मुझे जो लगता है जहाँ से मैंने फाउंडेशन किया था तो प्रीलिम्स वाला तो ठीक था उनका, उन्होंने टेस्ट सीरीज बढ़िया की थी, सब चीज़ था, जिससे प्रीलिमिनरी निकलता था फिर आप। हाँ, लेकिन जो मेंस वाली बात आई, चाहे वो ऑप्शनल वाला हो चाहे इसमें हो, उन लोगों ने मेंस का PYQ एनालिसिस क्लास में कभी कराया है नहीं। अच्छा, जब मैं मेंस देने गया 2012 का, तो मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह के क्वेश्चन आने हैं। वहाँ पे जाके पहली बार मैं फेस कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और चूँकि उसी समय मैं GS भी कर रहा था और ऑफलाइन भी कर रहा था, तो मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ के इन चीज़ों पे काम कर पाऊँ, और कोचिंग बात नहीं ध्यान नहीं दिया। तो बच्चा अगर कोचिंग में जा रहा है तो आप पहले देखो कि आप PYQ एनालिसिस करा रहे हो प्री और मेंस होने के, आपकी इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज है कि नहीं उसमें। अगर इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज है तो उसका इवेल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे फीडबैक मिल रहा है कि नहीं, मेंटर सपोर्ट है कि नहीं। ये सब चीज़ें अगर अवेलेबल नहीं हैं तो फिर आपका सक्सेस रेट मतलब बहुत ही लो होने के चांस रहेंगे।
बट फिर उसमें भी इन संस्थानों ने, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं संस्थान चलाता हूँ इसलिए मैं क्रिटिकल हो रहा हूँ इस पार्ट के लिए, उसमें भी बच्चों के लेवल पे भी कुछ मिस्टेक मुझे लगता है, इंस्टीट्यूट्स के लेवल पे भी कुछ मिस्टेक है। फिर वो टॉपर्स का रिसिटेशन कराते हैं, वहाँ पे उस संस्था से जुड़े हों ना जुड़े हों सारे टॉपर्स को बुला लेते हैं, उनकी कहानी उठाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, बेच देते हैं, बच्चा इमोशनल होता है, एडमिशन नहीं लेता। ये तो फंस गया है, कुछ चक्कर हो गया है ये अभी आज प्रेजेंट में। ये तो इंफॉर्मेशन डेफिसिट है एक्चुअली, और या मिस इन्फॉर्मेशन भी है इसमें कि कोचिंग वाले भी इसमें मतलब उनका भी बराबर रोल है। दूसरा बच्चे की पार्ट में भी है, वो जाके विजिट करके देखना भी नहीं चाह रहा है, पर कुछ बच्चे हैं उनको लगता है कि ना मतलब किचन टाइप में कुछ ऐसा कोई ऐसा रेसिपी बन गई है, बस अब मैं इसे पा जाऊँ इजिली, बस तो डाइजेस्ट हो रहा है, हम निकल हैं। तो बच्चों को जैसा तो यार, मैं तो यूपीएससी में भी मैंने बहुत सारा अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, पीसीएस में भी अभी ये 3rd बैच है अभी जो स्टार्ट हुआ है, बीपीएससी बाकी सारे ही है इसमें। अभी ना मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे चाहे 10% ही हों, उनको प्रिपरेशन करने में मजा आने लग गया है, पास नहीं होना चाह रहे वो, प्रिपरेशन की जर्नी में मजा ढूंढने लग गए हैं, वो बहुत बढ़िया एकदम बढ़िया बढ़िया नोट्स बना रहे हैं, और वो किसी काम के नहीं है, एग्जाम में उनके काम नहीं आने वाले हैं, अलग अलग कलर के उठा के वो नोट्स बनाएंगे। मतलब वही क्वेश्चन है, अगर किसी ने जैसे PYQ है, PYQ को अपने हाथ से लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं पता नहीं, कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास हैंड रिटन सॉल्यूशंस है कहीं से भी है, आप देख लो उसमें से पॉइंट देख लो, हाँ उसमें से पॉइंट देख लो, इससे वर्डिंग कोई अच्छी लग रही है, कीवर्ड अच्छा लगता है, फिर डायग्राम नोट कर लो, पूरा आंसर लिखने कोई मतलब नहीं है। उस पॉइंट पे आप वो कैरी करके नहीं ले जा पाओगे, वहाँ जो आपके माइंड में है वही उतरेगा तुरंत। ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए लोगों को। सर अब वापस यूपीपीसीएस की आपकी जर्नी पे आते हैं, तो आप शायद 2025 का मेन सीख रहे थे जब इसका रिजल्ट आया, 25 वाला लिख रहे थे, एक दिन दे के भी आ गए थे। हाँ हिंदी वाला और निबंध लिख के आए थे। फर्स्ट और नेक्स्ट डे आया था, कैसा था वो दिन? वो शाम रात हो गई थी दिन की 28 को भी पता चल, 27 से ही था कि रिजल्ट आएगा नहीं जाएगा, और फिर वेट करते करते हम लोग पेपर भी दे आए। फिर उस दिन भी चल रहा था कि हाँ आज आएगा रिजल्ट, तो जब पेपर दे के आए तो उस शाम को व्हाट्सएप खोला, तभी से पता चल गया हाँ आज रिजल्ट आने वाला है। तो ऑन था लगातार, 1-2 ग्रुप थे जिसमें जो रेगुलर अपडेट्स दे रहे थे, तो उससे कनेक्टेड था। साथ में मैं ज्योग्राफी छोड़ के रखा था कुछ सेक्शन की, इसको रिवाइज करूँगा, बाकी हिस्ट्री और वो सब कर चुका था मैं। सो गया था नजर, वेट करते करते पढ़ भी नहीं पाया। मैंने कहा चलो जो भी मेमोरी में है दिन से पढ़ रहे हैं, जो भी याद रहे थे लिखेंगे। 11:30 बजे मैं सो गया, 12:30 बजे कॉल आती है, एक आलोक हमारे जूनियर है सुल्तान बोलता है, वो भी अदर सब मीन्स आपको बना मैंने उसमें क्यों भाई वो अच्छा भी था 24 में। हाँ तो साहब पूरा फॉलो नहीं कर पाया था, तो वही फ़ोन करके बताया भैया रिजल्ट आ गया, क्या हुआ आपका? मैंने कहा यार अभी तो नहीं पता, तुम देखो जरा। कहा भैया एक नाम दिख रहा है पंद्रह बार था, और आपका जो मतलब रोल नंबर था आप लास्ट में दिए थे, तो 48-4 वही लास्ट वाले। मैंने कहा होना तो ही चाहिए। मैं देख के बताया, मैं खुद देखा वीडियो, हाँ भाई मेरा ही नाम है, मेरा ही मुक्ति मिल गई है, इससे बाहर निकल गया है, कोई और पोस्ट मिलती तो वापस देना पड़ता। अरे वही तो था, सबसे बड़ा डर वही था। मुझे लग रहा था सर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पर ओवरऑल यही था कि ये मिल जाए तो छुटकारा मिल जाए, साइकिल से निकल जाए बाहर, बहुत हो चुका। तो स्ट्रगल से निकलना पड़ता है एक्चुअली वो सब वाला पार्ट करके। बट चलो अब जब 2024 का मेंस की प्रिपरेशन वाला पार्ट था, कुछ 2-4 चीजें जो आपको लगता है कि हर बच्चे को करनी चाहिए, और 2-4 प्रीलिम्स के लिए कि ये तो पक्का ही करें, अगर ये 2-3 चीजें नहीं करेंगे तो फिर पेपर पास करना बहुत मुश्किल है। जैसे एनसीईआरटी, अगर आपकी एनसीईआरटी पहले नहीं पढ़ी, इस मैं था कि मैंने हाई स्कूल में बढ़िया से पढ़ी थी, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ये ऑलरेडी मेरा वो स्ट्रॉन्ग था सेक्शन, तो फाउंडेशन बुक्स एंड सब जैसे स्पेक्ट्रम वाली है वो सबको पढ़ना ही पढ़ना है। लक्ष्मी फार्म था पढ़ना ही है, अगर जोग्राफी की वही जैसे हमारी तो साइंस बुक है, और बहुत फिल्म्स के रिलेवेंट नहीं है मैंने पढ़ा। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ उसमें जैसे फैक्चुअल नॉलेज नहीं है, अगर पेपर फैक्चुअल आ रहा है तो वो धोखा दे देगी। तो उसके लिए आपको किसी न किसी ऐसी चाहे कोचिंग वाला चाहे जहाँ पे जाऊँ मतलब कंपाइलेशन हो बढ़िया, जैसे उसको तुलना में हिंदी मीडियम में परीक्षा वाले की बुक आती है, तो फिल्म्स की वजह के लिए। बाकी इकॉनमी में यूपीपीसी में इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है। हाँ तो कोई भी बेसिक 40-50 पढ़ने की, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कुछ स्कीम से कंपाइलेशन हो, और मतलब घटना जब इसके बाद ये ख़त्म करने के बाद फिर आपको BYQ उठाना चाहिए। रखना चक्कर की जो आती है ना पूर्वावलोकन रिव्यू, तो सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी का अलग, हिस्ट्री का अलग, इसको उठाना चाहिए, चैप्टर वाइज सॉल्व करना चाहिए। और तरीका ये होना चाहिए जैसे आप घटना चक्र सॉल्व करने जा रहे हो
तो उसके पहले मैं एडवाइस करूँगा तो आप पहले लक्ष्मीकांत उठाओ, प्रेमवल रिवाइज करने के बाद फिर घटना चक्र से तब वो चैप्टर सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद पहली बार जब आप सॉल्व कर रहे हो तो बुक में ही मार्क कर दो ये वाले क्वेश्चन जो है मेरे लिए कठिन पड़ रहा है सॉल्व करने। तो आप हाईलाइटर से अपना खुद भी स्टडी बना लो, डबल सर्किल, सिंगल सर्किल, डबल टिक मार्क, जो मतलब ऐसे एक बार रिविजन बैक हैं, कुछ ऐसे हैं जो मुझे याद ही नहीं हो रहे हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लक्ष्मीकांत में है ही नहीं, एकदम आउट ऑफ बॉक्स हैं, तो उसका भी आपको बनाना पड़ेगा। इस तरह भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो पहली रीडिंग में आप बुक में मार्क करते चले जाओ, सेकंड रीडिंग में फिर आप नोट्स उठाओ और फिर वहाँ पे पॉइंटर नोट्स अपनी बनाते चलो। अच्छा, हाँ, फिर जैसे होता है ना कि घटना जब पूरा सॉल्व करके आप एक ही बुक में उसको 4-5 सेक्शन में, इस 400 की वही स्पाइनल बुक लिया, उसको 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। तो वैसे ही सबको करना चाहिए। और मेंस की 2-3 चीज़ें जो हर किसी को पक्का करनी चाहिए, जैसे एक आपने बोला कि कम से कम एक सिमुलेशन का पूरा टेस्ट आपको लिख के जाना चाहिए। उसके अलावा जैसे मान लो अभी 6 दिसंबर को प्रीलिम्स है, 6 महीने के आसपास का समय है, तो अगर इसमें मेंस थोड़ा बहुत करना हो तो क्या करें, और 6 दिसंबर के बाद क्या करें? जैसे किसी का अगर मान लीजिए उसको लग रहा है कि प्री में मेरा डाउट है, थोड़ा सा प्री मेरा कमजोर है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स पकड़ो जो कॉमन है, प्री में भी होंगे, मेंस में इंग्लिश पे। तो पहले अपन क्या करेंगे, उसको पढ़ लो। जैसे मान लीजिए GS2 का पॉलिटी है, गवर्नेंस प्री में आएगा नहीं, वो आएगा मेंस में। एथिक्स है वो उधर ही आएगा, IR है उधर ही आएगा, प्री में नहीं आना है। तो हमें क्या करना है, पहले ओवरलैपिंग सिलेबस उठाना है और उसको जो है बढ़िया से, मतलब मेंस प्री दोनों लायक नोट्स में बना लो प्री के पहले। अगर कोई ऐसा बंदा जिसको पता है कि हाँ मेरा प्री निकलेगा, ऐसे लोगों क्या है कि आप पहले ही अभी प्री के पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर दो और ऐसे एरिया से फोकस करो। जैसे मान लीजिए GS4 है, जो कि उधर इंसान जो है जनरली निगलेक्ट कर देता है उसको, GS4 को एथिक्स मैंने भी किया था वो, ये मुझे लगता है सिलेबस छोटा है मैं कर ले जाऊँगा, तो लास्ट में स्ट्रेच करते हुए पता चलता लास्ट में 1 हफ्ते में निपटाता है एग्जाम्स को। उस चक्कर में क्या होता है ना कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, कि स्टडीज़ हैं, थोड़ा वीक रह जाते हैं। और कि काफ़ी चीज़ें मैंने QP बुकलेट्स में नोट कर लेता था, क्योंकि लेक्चर चल रहा है तो जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, कोई स्कीम है, उसका नहीं पता मुझे, आपने नाम बोला उस स्कीम का, तो मुझे लगा खाली तो मुझे पता नहीं है, तो नेट पे मैंने सर्च किया, वीडियो पॉज किया, उस तरह उसके कुछ पॉइंट नोट कर ली QP में, और फिर उसको दोबारा डुप्लीकेट करना नोट्स में, उसके बजाय मैं कोशिश करता था उसको याद करके फिर आंसर राइटिंग पे फोकस करूँ। तो इस चक्कर में नोट्स बन नहीं पाए थे। पर अगर टाइम है तो सबको क्या करना चाहिए, मान लीजिए सर कि GS1 की नोट्स बनाया, उसमें मान लीजिए ओवरऑल 3 टॉपिक्स हैं अपने पास। पहले तो स्ट्रीम कल्चर है, अब जैसे कल्चर पर भी अलग करना हो तो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी। तो डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज, कितना वेटेज है, सिलेबस कितना लेंथी है, अपने GS1 को हम ब्रेक कर दें पेजेस वाइज। वो हमने ब्रेक कर दिया। अब सुन के 10-15 जो पेजेस हैं उसको सेपरेट करके उसमें हम कीवर्ड्स देखेंगे जो QP बुकलेट में, वहीं से उठा के अपन को फिल कर लेंगे, जिससे पूरा जो भी GS1 का कंटेंट है हमारे पास रेडीमेड एक ही बुकलेट में आ जाए। ऐसा ना कभी एग्जाम देने जाना तो फिर हम पूरा बैग उस तरह की QP बुकलेट्स लेके जा रहे हैं साथ में, वो मैनेजेबल भी नहीं होता, रिवाइज करने में दिक्कत आती है। तो ये काम करके पूरा सब इकट्ठा कर लें GS1 का जो भी कुछ है। तो हर एक सेक्शन, जैसे मान लीजिए GS1 है, उसमें 3 सेक्शन में ब्रेक किया हमने नोट्स को, सूर्य के 15-20 पन्ने हर सेक्शन में हम इसी के लिए रखे कि स्टडीज, एग्जाम्पल्स, डेटा, उसके बाद एकेडमिक कीवर्ड्स, फॉर्मूला, ये सब बना लेते हैं उसमें। यही अप्रोच जो है GS2 पे निकलना है हमको। इस बार हम कुछ 1 पेजर वगैरह भी लेके बता रहे हैं बच्चे को कि किसी भी टॉपिक, जैसे मान लो UP PCS में करीब आपने मुझे कुछ नोट्स भेजे थे कि अगर हम मेंस को एनालाइज करते हैं, सेम टॉपिक प्रीलिम PCS कैसा पूछ रहा है और UPSC में कैसा आता है। जैसे आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो आंतरिक सुरक्षा में UPSC और UPPC दोनों में 4-4 सवाल आते हैं मोटा मोटी, बट 3-4 ऐसे सेक्शन हैं जो UP एक्स्ट्रा पूछता है। जैसे कोई संस्थान के बारे में एक्स्ट्रा पूछ लेता है, DRDO पूछ लिया, वो पूछ लिया, वो UPSC नहीं पूछता है। वैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, हाँ, एक तो टॉपिक है, पक्का पूछेगा। इसमें मेंशन्ड है, UPSC में मेंशन्ड नहीं, पूछता भी नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, करप्शन है, ये कुछ सेक्शन है स्पेसिफिक इंटरनल सिक्योरिटी के जो PCS पूछता है। आपने मुझे कुछ जो भेजे थे नोट्स, उसके ऊपर हमने काम करके अभी एनालिसिस स्टार्ट करा दिया है, ये टॉपिक PCS के लिए। वो जो PCS स्पेसिफिक टॉपिक हैं वो कुछ 300-400 टॉपिक के आसपास में बन रहे हैं। तो उन 300-400 टॉपिक को फिर हमने उसके 1 पेजर में तोड़ा है। मतलब जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, जैसे फूड सिक्योरिटी है,
तो फूड सिक्योरिटी के 2 इंट्रोडक्शन, 1-2 कीवर्ड्स, 1-2 ग्राफ एटसेट्रा, द नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी, चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी, 1-2 कंक्लूजन, 2 कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड और यूपी स्कीम, पूरा 1 पेज में 1 पेजर टाइप्स का। ये हम इस बार और इनपुट देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा और एक्स्ट्रा कर पाएँ बच्चे को इसमें एक चीज़ और लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा पंकज मैं आपसे कि जो बच्चा 2027 या 2028 की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें। जैसे हमने कुछ सीखा है, हमने डेस्का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, उसी के अंदर हम क्यूपी भी दे रहे हैं ताकि फर्स्ट डे से ही या 2-3 महीने बाद ही वो आंसर राइटिंग को समझ पाए। नहीं तो क्या होता है, बहुत महीने लग जाते हैं, फिर उसको अनलर्न करना पड़ता है, फिर रोज क्यूपी तरीके जो रेजिस्टेंस वाली बात कर रहे थे आप, जो जेन्युइन है आ जाती है। लेकिन अगर शुरू से ही अलाइंड चलाएंगे कि अल्टीमेटली इट इज अ गेम ऑफ 125 वर्ड्स। 125 शब्दों में आप फूड सिक्योरिटी लिख सकते हो। एसए में आएगा तो 800 वर्ड भी लिखने पड़ेंगे, यूपीएससी में लिख लेगा तो 1200 वर्ड भी लिखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं 125 शब्दों में से भी 50% शब्द तो सेम है, जैसे आप और मैं अगर दोनों पेपर दे रहे हैं तो आपके और मेरे 125 में से 60-70 वर्ड सेम रहने वाले हैं। 50-60 वर्ड ही हैं जो अलग लिखो, हो सकता है आप डायग्राम बना दो मैं ना बनाओ, आप अच्छा कंक्लूजन लिख दो मैं एवरेज कंक्लूजन लिख दूँ। तो फाउंडेशन का कुछ हम कोर्स लेके आ रहे हैं जिसके अंदर ही हम क्यूपी देंगे, कोशिश करेंगे कुछ, क्योंकि ऑन तो मैंने आईटीआई वगैरह लगाई है बट आयोग ने रिजेक्ट कर दिया है। मैंने उनसे ये पूछा कि ये बता दो 21 साल से लेके और 25 साल तक कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, 25 से लेके 32 तक कितने सेलेक्ट हुए, कितने हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो रहे हैं, कितने हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पास हो रहे हैं। बिकॉज यूपीएससी में हमने वो बहुत सारी जर्नी देखी। अगर आप देखोगे कि 2020, 21, 22 तक यंगेस्ट आईएएस जो बच्चे रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं हमसे जुड़े रहे हैं। बट यूपी में ऐसा नहीं है, यूपी में ना बहुत साल लग जा रहे हैं बच्चों को उसको पास करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे यूपीएससी के अटेम्प्ट एग्जॉस्ट करके आ रहे हैं जैसे आपके केस में, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो शुरू से ही यूपीपीसीएस देना चाहते हो, बट वहाँ ना वो फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा नहीं मिली है। 3-4 बच्चों से मेरी बात हुई तो वो भी 2 अटेम्प्ट यूपीएससी में दिए हैं, उनको लगा कि यहाँ फार्म नहीं बनेगा मेरा, फिर उधर शिफ्ट होके आ रहे हैं। पहले शुरुआत में वो बंदा अब बच्चा आता है इधर जिसको लगता है सीसाइड बहुत टफ है, मेरा यही नहीं हो पाएगा। बच्चे ऐसे होते हैं जो जाते तो हैं वहाँ पे पर 1 अटेम्प्ट दिए, 2 अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट दिए, फिर उनका नहीं हुआ तो उनको लग रहा है कि मेरे बियॉन्ड स्कोप है जी, फिर वो शिफ्ट होके आते हैं तो उनका तो एज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सही बात है। तो जो ये पहले वाले बच्चे होते हैं जो सीसाइड लेके पहले निकल रहे हैं सीधे यूपीएससी पीसीएस में आ रहे हैं तो इनका सिलेक्शन जल्दी होता है। कि भी मेरी बात हुई थी, एक एसी वो बना है ACCT, थोड़ा इंस्टाग्राम पे थोड़ा रील्स किया था, मैंने बात किया तो भाई मैंने बोला भाई तेरी एज कितनी है, बोला सर अभी 25 साल का हूँ मैं। हमारे पास तो स्कोप है, तैयारी करो बढ़िया से। यूपीएससी में जो निकाल रहे 22 साल में वो शुरुआत 17 साल में कर देते हैं तैयारी। हाँ 17 साल बताते नहीं है हम तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वो 17 साल में दिल्ली में हैं, करेक्ट DU में पढ़ रहे हैं, IIT से हैं, पैरेलल में यहाँ से कोचिंग ज्वाइन कर लिया है वो, तो उनका और बैकग्राउंड में कोई है उनके बताने वाला है। सही बात, कोई ना कोई है, ऑफिशियल है, इसको पता है कि कैसे क्रैक करना है। 8th क्लास से राज्यसभा का टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ नहीं है यार, 11th क्लास से दाहिंदू पढ़ रहे हैं, वो बात सही है। वो चीज़ है अब जैसे जहाँ पे इंफॉर्मेशन का भी डेफिसिट है, पता ही नहीं है कि कैसे करना है उसको। आप घुसते पेपर देने आते टाइम लेते हो, फिर आप सीखते हो धीरे धीरे कि ये चीज़ ऐसे करनी है, फिर उनके लिए वो रास्ता लंबा हो जाता है। इसी पर्सपेक्टिव में चलो एक लास्ट क्वेश्चन पूछ के फिर फिनिश करता हूँ। मैं हिंदी माध्यम से रिलेटेड समझना चाह रहा था, आपका दृष्टिकोण क्या है कि हिंदी माध्यम में यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि हिंदी के रिजल्ट कम है। अब आप चाहे यूपीएससी उठा के देख लो या यूपीपीसीएस में भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंग्लिश मीडियम अगर आप भी देखोगे, अपने 37 लोग जो SDM बने हैं उसमें मेजॉरिटी तो एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से शायद 21 बच्चियाँ सेलेक्ट हुई हैं 37 में से। हाँ। और दूसरा अगर मैं माध्यम वाइज में जाऊँ तो इंग्लिश मीडियम के ज़्यादातर बच्चे होंगे जो इसमें बने होंगे। तो आपके हिसाब से हिंदी माध्यम का कोई डिफॉल्ट डिसएडवांटेज है या फिर मतलब ये नंबर ऑफ सिलेक्शंस हिंदी माध्यम के यूपीएससी में तो बहुत कम हो ही गए हैं। आजकल अपन देखेंगे तो 25, 30, 35, 40 मैक्सिमम सिलेक्शंस हो रहे हैं। यूपी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जितना मैं 2-3 साल से देख पा रहा हूँ। तो आपके हिसाब से भी ये ऐसा ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये चीज़ें मतलब बच्चे भी ये चीज़ पॉइंट आउट करते हैं कि इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा सोचते हैं आप, लेकिन इसका कोई
डेटा तो है नहीं। डेटा नहीं, फीलिंग्स बता रहा हूँ। एस्पिरेंट में आपको दिख जाता है ना कि वो कि एक क्लास थी 200 बच्चे पढ़ते थे इंग्लिश मीडियम में, उसमें से कितने पास हुए, और हिंदी मीडियम के पढ़ते थे 200 बच्चे, उसमें से कितने पास हुए। तो डेटा नहीं है, बेटर डेटा हम मेरे पास, मैं तो रियल डेटा ही बता रहा हूँ। ऐसा है। हाँ ऐसा है, अच्छा। मेरे हिसाब से ऐसा ही है, मेरे नंबर जो हैं वो ऐसे ही हैं। बट मैं आपका पर्सपेक्टिव समझना चाह रहा था कि आप उसी पृष्ठभूमि से आते हो, ज्यादा क्लोज देख पाए हो इसको। तो मुझे ये लगता है ना सर, इसका रीज़न है, 2-3 रीज़न है। मुझे लगता है पहली बात तो जैसे जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो जनरली बैकग्राउंड कहाँ से आ रहा है। वो पीछे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। जैसे हमारे 70 सिलेक्शन हैं क्यूपी में, जो तुम्हारे बैच के साथ वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी के मिला के, उसमें से हिंदी माध्यम से 17-18 हैं, बाकी सब इंग्लिश मीडियम के बच्चे। 50 से ऊपर हुए हैं वो 4, वो सब इंग्लिश मीडियम है, ऑल टू ऑल इंग्लिश मीडियम है वो सब। मेरा सैंपल साइज बहुत छोटा है, बट फिर भी मैं अपने सैंपल साइज के हिसाब से बता पा रहा हूँ। इसमें से अगर एक पॉसिबल हो थोड़ा सा, तो हम उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड एनालिसिस करते हैं कि बच्चा किस स्ट्रीम से आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि वो ह्यूमैनिटीज से है, तो वो क्या इंग्लिश मीडियम से है, या मतलब उसका कॉलेज का बैकग्राउंड क्या है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम से है तो डेफिनेटली ज़्यादातर केसेस में वो इंजीनियरिंग का होगा, IIT से हो सकता है, या डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि वो क्रैक करा है IIT, इसका मतलब वो पढ़ रहा है। एक बार वो घिस लिया है जिंदगी, मेहनत कर लो। कुर्सी पे बैठेगा तो 10 घंटे बैठा रहेगा, उसको पता है कैसे निकालना है कंपटीशन। तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा हो सकता है सर कि जैसे मान लीजिए आंसर राइटिंग की बात की जाए, तो कोचिंग अगर क्लासेस देखे जाएँ तो जो इंग्लिश मीडियम के कोचिंग्स हैं उनकी अगर रेपुटेशन देखा जाए तो बेटर माने जाते हैं। हिंदी मीडियम मोर एग्जाम रिलेवेंट माने जाते हैं, वो एग्जाम रिलेवेंट भी है, उनकी संख्या भी ज़्यादा है। हिंदी मीडियम से लिमिटेड संख्या है, ये जो है ये तो को छोड़ के बस वो रीजनल है। हाँ उनकी रीच बहुत सीरियसनेस नहीं है क्लासेस में जितना मैं समझ पाया। तो फिर चीज़ आंसर राइटिंग वाला इशू है कि आंसर राइटिंग जैसे टेस्ट सीरीज तो हिंदी मीडियम में है, उनकी क्वालिटी लो है। और जो आंसर राइटिंग के जैसे आपका QP है, अभी तक हिंदी में नहीं था, अभी आपने स्टार्ट किया उसको, उसके पहले हिंदी माध्यम में ये चीज़ थी ही नहीं। तो बच्चा जैसे जो इंग्लिश मीडियम वाला QP से निकल रहा है या ऐसे किसी प्रोग्राम से निकल रहा है, उनसे हिंदी माध्यम वाला कम्पीट कैसे करेगा। उसके लिए लिए ना तो उसके पास वो एकेडमिक बुक है वो है, ना तो वो जानकारी आ रही कि इंट्रो कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखनी है। तो उस वजह से भी हो सकता है सिलेक्शंस कम आ रहे हों। मैं मेहनत तो कर रहा है, ऐसा नहीं कि मेहनत की कमी है मेरे। मुझे सर ये भी लगता है ना, ये सब फैक्टर्स के अलावा ये भी है ना कि जो पृष्ठभूमि है ना, जहाँ से बच्चा इंग्लिश में आ रहा है, इंग्लिश वही पढ़ रहा है शुरू से, पृष्ठभूमि अच्छी है, इकोनॉमिक फाइनेंशियली भी अच्छी है, तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा है। सही बात है। हिंदी माध्यम का बच्चा जो पढ़ रहा है उसके घर में फाइनेंशियल हो सकता है दिक्कतें ज़्यादा होती है। कोचिंग सेंटर्स में बढ़िया नहीं ला पा रहा है, लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन कर पा रहा होगा, ये से बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इस पर कोई एनालिसिस की जाए बच्चों की पृष्ठभूमि उठा के। कुछ जैसे UPSC है, ये हर साल एक रिपोर्ट लेके आता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो टेबल करते हैं पार्लियामेंट में, बट आयोग ऐसी रिपोर्ट लेके आता नहीं है शायद। तो इसके लिए कुछ RTI के जरिए हैं, हम कोशिश कर रहे देखते हैं जितना ये समझ पाएँ। बिकॉज अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पहले प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। ये हो सकता है जो मैं समझ पा रहा हूँ या जो आम लोग समझ पा रहे हैं वो सच ना हो सकता है एक्चुअल रियलिटी कुछ और हो। चलो ये तो हुआ प्रिपरेशन और इसका फेज। अब बहुत सालों बाद नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, उत्तर प्रदेश की भूमि को सर्व करोगे एज एन SDM। 20 साल तक मोटा मोटी आप फील्ड में रहेंगे, समझेंगे बहुत सारे चैलेंजेस को। SDM का रोल बहुत क्रिटिकल होता है, इसलिए बिकॉज जब आप अगर आप IAS सेलेक्ट होते हैं तो आप DMship तक आप फील्ड में रहते हैं, उसके बाद नहीं। तो मोटामोटी आप 8-10 साल तक फील्ड में रहेंगे। उसमें भी जब आप ADC EDM बनते हैं तो वो फील्ड जॉब नहीं कंसिडर होती है। तो आप SDM के 4 साल और 4 साल DM के, तो बस 8 साल ही आप फील्ड में रहते हैं। बट आपका जो इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे काम करने का, और जितने भी आपने अपने UPSC और UPPC देते समय अपने सजोए थे कि यार ये चीज़ें मैं काम करूँगा, कि मेरे को हेल्थ सेक्टर मेरा बहुत, हर किसी अफसर का अपना एक पर्सनल सेक्टर होता है जिसमें वो काम करना चाहता है। तो उन सारे सेक्टर्स में आपके पास में 20 साल होंगे, होपफुली अच्छा काम करोगे। उत्तर प्रदेश का कैडर अच्छा कैडर कंसिडर होता है, स्टेट बहुत बड़ा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, बजट बहुत ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेसी बहुत एफिशिएंट है उत्तर प्रदेश की। तो होपफुली कुछ और अच्छे 3-4 साल बाद कुछ अच्छी केस स्टडीज़ के साथ में मिलेंगे, स्कॉच अवार्ड के साथ। सर ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। कोशिश तो रहेगी।